सो हेलो एवरीवन। सो कैसे आप लोग? आप सबका लेजेंडरी फिजिक्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में स्वागत है। सो गाइस, आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं। आपका टॉपिक कौन सा? रोटेशनल डायनेमिक्स के ऊपर। और रोटेशनल डायनेमिक्स के अंदर ये लेक्चर नंबर कौन सा है? 4th, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। इससे पहले हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, उसके बाद फिर आपका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसके ऊपर, वो सारा चीज डिस्कस कर चुके हैं। और ये चैप्टर भी कम से कम और 2 लेक्चर्स में, नहीं तो 3 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर रेगुलरिटी नहीं है, उसी के लिए आप लोग सबसे सॉरी है गाइस, क्योंकि हम लोग यहां पर वीडियोस को रेगुलर नहीं लेके आ पा रहे हैं। लेकिन हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि बीएससी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ बीएससी फिजिक्स का जो सेमेस्टर 1 का सिलेबस है उसको कंप्लीट करने का दिसंबर या हो सकता है कि उसके बाद भी हम लोग आगे भी चल जाए। लेकिन हाँ, इसको हम लोग 100% कंप्लीट करने का पूरा कोशिश करेंगे। और अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं गाइस, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बीएससी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैनल पे कंटेंट एकदम प्रोफेशनली अपलोड कर रहे हैं। आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए गाइस, बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, ऐसा कुछ नया नहीं मिलने वाला है इसके अंदर। ये जो टॉपिक है आपका रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, इसमें आपको कोई नया टॉपिक नहीं मिलने वाला भाई। ये वही पुराना ही आपको मिलेगा यहाँ पर। मतलब कि जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं रोटेशन में, यानी कि जितना रोटेशनल वाला टर्म सब होता है, जैसे कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम लोग किससे रिप्लेस करते हैं? थीटा से रिप्लेस कर देते हैं। उसके बाद आपका जो वेलोसिटी होता है उसको ओमेगा से रिप्लेस करते हैं। उसके बाद फिर और कौन सा टर्म्स होता है? ओमेगा के बाद जैसे आपका कौन सा आता है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन देखिए, यहाँ पर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है ना। यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है जो एट द एंड ऑफ द वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे। और अभी तक हम लोग जितना लेक्चर किए हैं उसमें से उसी में से ये 2 क्वेश्चन उठाया हुआ है। तो अगर आपको ये 2 क्वेश्चन आता है तो आपको इस वीडियो में कुछ नया नहीं मिलने वाला है। हाँ, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, जैसे यहाँ पर क्या पूछा देखिए, व्हेन डज द स्पीड ऑफ अर्थ इंक्रीजेस? अर्थ का स्पीड कब बढ़ेगा? मतलब जब अर्थ आपका सन के अराउंड घूम रहा है तो उसका स्पीड कब बढ़ेगा? जब वो सन के नजदीक होगा या जब वो सन से दूर होगा? और एक बात आपको एकदम अच्छे से आना चाहिए कि जो अर्थ होता है वो सन के अराउंड एलिप्टिकल पाथ में घूमता है। एलिप्टिकल पाथ में, ना कि ऐसा सर्कुलर पाथ में। ठीक है, सर्कुलर पाथ में नहीं घूमता, ये पिछले वीडियोस में बताया हुआ है। जैसे यहां पर क्या रहता है बीच में? सन। और यहां क्या रहता है? अर्थ। तो ये जो अर्थ जो होता है, जो कि सन के अराउंड घूमता है, वो एलिप्टिकल पाथ में घूमता है। और ये सर्कुलर पाथ, यानी कि ऐसा नहीं होता कि यहां पर बीच में सन, ये अर्थ, ये गलत है। अर्थ कुछ ऐसा घूमता है, मतलब यहां पर बीच में सन और अर्थ उसके अराउंड एलिप्टिकल पाथ में घूमता है। यानी अर्थ का डिस्टेंस देखिए यहां पर ज्यादा है, और जब अर्थ यहां पहुंचेगा तो उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आपको यह बताना है यहां पर कमेंट करके कि स्पीड ज्यादा कब होगा अर्थ का? जब वो सन के नजदीक होगा या जब वो सन से दूर होगा? इस बात को आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा मतलब आंसर करेक्ट होगा। जब वो अर्थ जब सन से दूर है तब उसका स्पीड ज्यादा है, या जब वो नजदीक है तब उसका स्पीड ज्यादा है? वो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अच्छा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग एट द एंड ऑफ द वीडियो डिस्कस करेंगे, जो रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस है उसको पढ़ने के बाद। यहां पर फिर क्या है? डिफरेंस बिटवीन रोटेशनल मोशन एंड सर्कुलर मोशन। जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में क्या डिफरेंस होता है? जैसे देखिए, ये वाला रोटेशनल मोशन है, ये वाला रोटेशनल मोशन है, क्योंकि यहां पर देखिए अर्थ एक एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ये रोटेशनल मोशन हुआ। लेकिन और यहां पर इस वाले में अच्छा सर्कुलर मोशन भी होता है। तो रोटेशन और सर्कुलर में अंतर क्या है? यहां पर देखिए सर्कुलर मोशन तो हो नहीं रहा है, क्योंकि ये तो एलिप्टिकल पाथ है, सर्कुलर पाथ तो नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ तो होना चाहिए डिफरेंस सर्कुलर और रोटेशनल में, तो उसको हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ये दोनों पार्ट हम लोग एट द एंड ऑफ द वीडियो डिस्कस करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपका कि रोटेशनल और सर्कुलर, हालांकि लगता तो सेम है, लेकिन हम आपको एक आइडिया देते हैं। जैसे मान लीजिए कि पंखा है, तो जो फैन जो रोटेट करता है तो फैन रोटेशनल मोशन में होता है। लेकिन अगर उस पंखे पे कोई आपका मान लीजिए कि मच्छर बैठा हुआ है, पंखे पे अगर मच्छर बैठा हुआ है तो वो मच्छर किस में होगा? वो मच्छर सर्कुलर मोशन में होगा। और जो आपका पूरा पंखा है, यानी कि पूरा बड़ा सा जो पंखा है, वो किस में होगा? रोटेशनल मोशन में होगा। तो ये अंतर हुआ रोटेशनल मोशन में और सर्कुलर मोशन में, कि रोटेशनल मोशन जब हम बात करते हैं तो पूरा एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, और जब सर्कुलर मोशन का बात करते हैं किसी एक पार्टिकल के बारे में बात करते हैं। तो इसको हम लोग एट द एंड ऑफ द वीडियो और अच्छे से इसको समझेंगे, है ना। मतलब वही बात रहेगा, दोनों जो हम पॉइंट्स आपको बताएं। पहला पॉइंट क्या हुआ कि जो मच्छर है जो कहां बैठा हुआ है, जो पंखा का किसी मान लीजिए एक ब्लेड, पंखा का 3 ब्लेड होता है, तो तीनों में से किसी एक ब्लेड पे बैठा हुआ है,
तो वो मच्छर जब ऐसे घूम रहा है, मतलब जब पंखा ऐसे रोटेट कर रहा है, तो वो जो मच्छर है वो किसमें है, सर्कुलर मोशन में, और वो जो पूरा पंखा है वो किसमें है, रोटेशनल मोशन में। तो ये अंतर है रोटेशनल में और किसमें, सर्कुलर में। तो इसको हम लोग एट द एंड ऑफ द वीडियो लिख लेंगे इसके बारे। और अभी हम लोग फाइनली शुरू करते हैं रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस से। और इसमें कुछ कुछ टर्म्स है, जैसे हम यहाँ पर बता रहे थे कि डिस्प्लेसमेंट को हम लोग थीटा से रिप्लेस करते हैं। अच्छा, ये टॉपिक आपका सिलेबस में दिया हुआ है क्लियरली, है ना, बीएससी के सिलेबस में दिया हुआ है। हो सकता है कि आपका जो भी यूनिवर्सिटी होगा उसमें भी जरूर दिया होगा ये टॉपिक, रोटेशनल अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, है ना, रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। मतलब वही भाई, अरे रोटेशनल डायनेमिक्स, कोई नया बात नहीं होने वाला है यहाँ पर, वही रोटेशनल डायनेमिक्स के ही बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है, कोई नया चीज नहीं मिलने वाला है इस वाले वीडियो में, ठीक है। हाँ, ये दो चीज है जो कि इंपॉर्टेंट है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट को थीटा से, वेलोसिटी को ओमेगा से, एक्सेलरेशन को किससे रिप्लेस करते हैं, अल्फा से, और उसके बाद फिर आपका एक्सेलरेशन को हम लोग रिप्लेस करते हैं अल्फा से, और फोर्स को रिप्लेस करते हैं टॉर्क से, ये सारा बताया हुआ है। और एंगुलर मोमेंटम को किससे मोमेंटम को किससे रिप्लेस करते हैं, मोमेंटम को किससे रिप्लेस करते हैं, एंगुलर मोमेंटम से, ये सारा डिस्कस किया हुआ पिछले वीडियोस में। और मास को किससे रिप्लेस करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो डिस्प्लेसमेंट है और ये जो थीटा है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है ना, उसको ड्राइव करेंगे। जैसे कि रिलेशनशिप का मतलब, जैसे कि S इज इक्वल्स टू मेरा क्या होता है, आर थीटा। तो ये आर रेडियस है, ये कहां से आया। उसके बाद फिर जैसे V और ओमेगा के बीच में रिलेशन होता है, V इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो ये कहां से आया उसको भी समझेंगे। और उसके बाद ए इज यहाँ पर अल्फा है, अरे भैया एक्सेलरेशन का क्या है यहाँ पर, अल्फा। तो ये एक्सेलरेशन अल्फा में कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू आर अल्फा। इसको भी हम लोग ड्राइव करेंगे और समझेंगे। और उसके बाद फाइनली क्या आएगा, ये फोर्स वाला तो खैर नहीं, ये तो हम लोग ये सब कर चुके हैं ना, फोर्स और टॉर्क में क्या रिलेशन, ये सारा डिस्कस हो चुका है। तो हम लोग इन तीनों रिलेशंस पे ध्यान देंगे अभी स्टार्टिंग का पार्ट में वीडियो का, और उसके बाद फिर एट द एंड ऑफ द वीडियो इन दोनों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। बस इतना ही इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जो लिखा हुआ आप उसको लिख सकते हैं, या अगर आप यहाँ पर समझ गए तो इसको खैर लिखने का कोई इतना फायदा भी नहीं है। हाँ, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन आपको लिखना चाहिए बिल्कुल। चलिए तो हम लोग वीडियो को फाइनली स्टार्ट करते हैं। सो चलिए गाइस, हम यहाँ पर आपको 2 मिनट पहले आपको रिजिड बॉडी के बारे में थोड़ा समझाते हैं कि रिजिड बॉडी क्या होता है। पहले वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा और चीज़ है इंपॉर्टेंट रिजिड बॉडी के बारे में, वो आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले रिजिड बॉडी का सबसे सिंपल डिफिनेशन क्या होगा रिजिड बॉडी के बारे में, हालांकि स्टार्टिंग वीडियो यानी कि लेक्चर नंबर 1 में बताया हुआ है। ये तो भैया कौन सा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4, ठीक। तो रिजिड बॉडी के बारे में क्या पता चला था कि रिजिड बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स होता है ना, किसको रिजिड बॉडी सबसे पहले बोलते हैं। एग्जांपल तो आपको पता होगा ना, इसका एग्जांपल तो खैर क्लियर होगा, उसमें दिक्कत नहीं होगा। एग्जांपल जैसे इसका होगा सिलेंडर, कोन, रॉड, और भी बहुत सारा होता है, एंड स्फीयर, ये सारा रिजिड बॉडी हुआ। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर अगला वीडियो आएगा, तो ये सारा का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालना है। तो इस चैप्टर में यानी कि रोटेशनल डायनेमिक्स में जो भी हम लोग बॉडीज लेते हैं वो एक्चुअली रिजिड होता है, क्योंकि रिजिड बॉडी के ही ऊपर आप कैलकुलेशन लगा सकते हैं। रिजिड बॉडी को चलिए हम एक बहुत सिंपल डिफिनेशन इसका लिखवाते हैं। ऐसा बॉडी जिसका शेप साइज चेंज नहीं करे उसको रिजिड बॉडी बोलते हैं, सही है। और इसको आप और क्या लिख सकते हैं, द डिस्टेंस। अच्छा, ये रिजिड बॉडी किस में एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, तभी ना उसके पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो फिक्स रहेगा। द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ रिजिड बॉडी आर ऑलवेज फिक्स्ड। हमेशा जो रिजिड बॉडी के बीच का जो पार्टिकल्स रहेगा उसके बीच का डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहेगा। क्यों फिक्स रहेगा, क्योंकि रिजिड बॉडी के बीच का अगर पार्टिकल्स का डिस्टेंस चेंज कर रहा है तब तो वो रिजिड होगा ही नहीं, मतलब उसका शेप साइज चेंज कर जाएगा, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो अगर बॉडी को अच्छा, ये चीज लेक्चर नंबर 1 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि इस संसार में जितना भी बॉडी है वो 100% रिजिड नहीं है। 100% रिजिड यानी कि परफेक्टली रिजिड नहीं है। ये रिजिड बॉडी हम लोग ऐसे अज्यूम करके चलते हैं, बट एक्चुअल में यहां पर कोई रिजिड बॉडी एक्चुअल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। क्यों नहीं करता है, उसका आंसर लेक्चर नंबर 1 में दिया हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं रोटेशनल डायनेमिक्स का, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ रिजिड बॉडी को, ठीक है। लेक्चर 1 में हम लोग यहां पर जो और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रिजिड बॉडी का उसको यहां पर बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, तो यहां पर जो रिजिड बॉडी है, द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द रिजिड बॉडी आर ऑलवेज फिक्स्ड, even if
एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, अगर आप बाहर से कितना भी भारी फोर्स लगा दीजिए, कितना भी भारी फोर्स लगा दीजिए, रिजिड बॉडी के बीच का जो पार्टिकल्स का डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो इवन इफ द एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, बाहर से कितना भी ज्यादा फोर्स लगा दीजिए भैया, रिजिड बॉडी का जो शेप रहेगा जो पहले था और फोर्स लगाने के बाद भी वही शेप रहेगा। अगर ये बोतल को हम लोग रिजिड बॉडी बोल रहे हैं, अगर इस बोतल को हम रिजिड बॉडी बोलते हैं, तो मान लीजिए इधर से हम लोग इसमें फोर्स लगाते हैं ढूम, तो फोर्स लगाने के बाद मान लीजिए ये यहां पहुंच गया, तो जब ये यहां था तो जैसा इसका शेप यहां था, फोर्स लगाने के बाद भी इसका शेप वही रहेगा, तब इसको हम क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडी। लेकिन ऐसा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर ये जो बोतल है ये लाइट के स्पीड से चलने लगे, अगर ये बोतल लाइट के स्पीड से तो नहीं चलेगा, नियरली लाइट के स्पीड से चले, तो इसका शेप साइज चेंज हो जाएगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि जितना भी रिजिड बॉडी दुनिया में होता है वो परफेक्टली रिजिड नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर लाइट के स्पीड मतलब नियरली लाइट के स्पीड से ना चले तब तो वो रिजिड बॉडी रहेगा ना। हाँ, मतलब रिजिड बॉडी एग्जिस्ट करता है लेकिन परफेक्टली रिजिड एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका रीजन अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं, ठीक है। तो भाई रिजिड, इवन इफ एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, द शेप एंड साइज रिमेन्स कांस्टेंट। शेप साइज तब भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब शेप साइज में कोई अंतर नहीं होने वाला है यहां पर, अगर हम लोग उसमें फोर्स भी लगाएंगे उसके बावजूद भी, ठीक है। तो ये हुआ रिजिड बॉडी का एक्यूरेट डिफिनेशन। एक और खास बात जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले रिजिड बॉडी के बारे में, जैसे यहां पर मेरे पास रास्ता है और यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ा सा सर्कुलर डिस्क में एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट लेते हैं और इस बड़े से सर्कुलर ऑब्जेक्ट को यहां पर सेंटर पे फिक्स करते हैं। क्या किए, एक बड़ा सा सर्कुलर ऑब्जेक्ट लिए और उसको यहां पर सेंटर के अबाउट क्या कर दिए, फिक्स कर दिए। इसको सेंटर के अबाउट क्या कर दिए, फिक्स कर दिए, फिक्स। अब क्या होगा, अब क्या करते हैं हम कि इसमें फोर्स लगाते हैं। तो फोर्स लगाएंगे, कौन सा फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल, क्योंकि बाहर से लगाने वाले हैं ना, तो बाहर से अगर फोर्स लगा रहे हैं तो कौन सा फोर्स होगा, एक्सटर्नल। और ये एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये घूम जाएगा। क्यों घूमेगा, क्योंकि इसको हम फिक्स कर दिए हैं यहां पर सेंटर के अबाउट, पाइवोट कर दिए हैं। फिक्स को और क्या बोलते हैं, पाइवोट। तो यहां पर हम इसको पाइवोटेड किए हैं। तो ये गलतफहमी आपको बिल्कुल नहीं पालना है कि ये ऑब्जेक्ट आगे जाएगा, आगे नहीं जाने वाला है। यहां पर हम लोग रोटेशनल डायनेमिक्स का बात कर रहे हैं, तो ये ऐसे गोल गोल घूमने वाला है ना, हम इसको फिक्स किए हुए, ठीक। अब सुनिए, अब यहां पर ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अबाउट ये ऐसे घूमने वाला है। तो मान लीजिए यहां पर पार्टिकल था मास m का, कुछ देर बाद ये घूम करके यहां पहुंच गया, घूम करके यहां पहुंच गया। अभी भी इसका मास क्या रहेगा, m। इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा है, ठीक है। यहां पर कुछ पार्टिकल्स था, ये रिजिड बॉडी है ना, हाँ रिजिड बॉडी ये है, ये पूरा रिजिड बॉडी है। ये पूरा रिजिड बॉडी क्यों है, तब ना इसमें रोटेशन होगा अगर ये रिजिड बॉडी रहेगा तो, ठीक। हम लोग इसमें फोर्स लगाए तो ये ऐसे घूम गया और यहां पर जो पार्टिकल्स था, इस एक्सिस में जो पार्टिकल्स लाई कर रहा था 1 2 3 4 5, ये रोटेशन के बावजूद भी कहां रहेगा, उसी एक्सिस में लाई करेगा। तब हम इसको क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडी। तो ये भी एक डिफिनेशन हुआ रिजिड बॉडी का, है ना। क्या बोलेंगे इसके हिसाब से डिफिनेशन क्या होगा, इफ वी अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स देन द पार्टिकल्स अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, then the particles about the axis of rotation remain at the same position after the rotation of the body। मतलब जब बॉडी एक घूम भी जाएगा तब भी जो यहां पर एक्सिस पे जितना पार्टिकल्स था, घूमने के बाद भी इसका पार्टिकल्स वही रहेगा। तो ये हुआ एक और डिफिनेशन रिजिड बॉडी का। तो आप यहां पर लिख सकते हैं, जहां से इसका जो सेंटर है जिसके अबाउट ये रोटेट करने वाला है, वहां पर जितना पार्टिकल्स था, मान लीजिए 1 2 3 4 5 पार्टिकल्स था, तो यहां भी कितना है, 1 2 3 4 5। रोटेशन के बाद भी 5 ही पार्टिकल दिखेगा, क्योंकि रिजिड बॉडी का जो पार्टिकल्स होता है उसका पोजीशन और जो उसका लोकेशन है वो फिक्स होता है। तो ये रिजिड बॉडी के बारे में कभी कभी पूछता है एग्जाम में आपका, यूनिवर्सिटी वाला। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं फाइनली जो हम लोग का पहला रिलेशन है, यानी कि S इज इक्वल्स टू आर थीटा पे। देखिए S इज इक्वल्स टू आर थीटा को तो समझना बहुत आसान है ना, इसको तो समझना बहुत इजी है। कैसे बताते हैं, जैसे मान लीजिए पहले इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग इस पे आते हैं। S इज इक्वल्स टू, S का मतलब डिस्प्लेसमेंट, R का मतलब रेडियस और थीटा का मतलब क्या है बताइए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे ये डिस्प्लेसमेंट है तो इसके लिए यहां पर कौन खड़ा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका प्रूफ तो ऐसे डेरिवेशन है इसका, लेकिन इसका डेरिवेशन नहीं पूछेगा, हम लोग को बस समझना ना रिलेशन क्या होता है। तो उसको समझने के लिए बस हम लोग आपको एक डायग्राम के थ्रू उसको समझाते हैं। चलिए, पहले आप इसको छाप लीजिए, उसके बाद हम लोग उस डायग्राम पे आते हैं।
देखिए गाइस, पहले हम लोग को s इज इक्वल्स टू आर थीटा उस पर तो आना ही है, लेकिन उससे पहले दो और इंपॉर्टेंट चीजें उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, आप वेलोसिटी के बारे में पढ़े होंगे। कौन सा वेलोसिटी? लीनियर वेलोसिटी। आप पढ़े होंगे लीनियर वेलोसिटी के बारे में, जिसको हम लोग v से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये लीनियर वेलोसिटी के बारे में आप दो चीज पढ़े होंगे। पहला एक होगा आपका सिर्फ वेलोसिटी, ठीक है, इसको आप एवरेज वेलोसिटी भी बोलते होंगे। और इसका फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते थे? जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक स्ट्रेट पाथ है, यहां पर एक स्ट्रेट पाथ है, तो और एक यहां पर एक आदमी है, यहां पर एक आदमी है, तो ये आदमी का मास m है। ये आदमी यहां से चलना शुरू करता है और यहां पहुंच जाता है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? s। यहां पर जो इसका डिस्प्लेसमेंट था उसको हम लोग इनिशियल लेते हैं, और यहां पर वाले इसका डिस्प्लेसमेंट को हम लोग ले लेते हैं फाइनल, s फाइनल ले लेते हैं इसको। ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट हुआ इस आदमी का। तो अगर हमको यहां पर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या लिखेंगे? s फाइनल माइनस s इनिशियल। ये इसका चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होगा आदमी का। पक्का? एग्रीड? ठीक। अब यहां से वेलोसिटी अगर हमको निकालना है, मान लीजिए एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता था? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। क्योंकि जब आदमी सीधा रास्ता में चलता है तो उसके पास क्या होता है? वेलोसिटी। तो उसके पास, इस आदमी के पास क्या होगा? वेलोसिटी, क्योंकि ये स्ट्रेट पाथ में चल रहा है, यानी कि ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है या लीनियर मोशन कर रहा है। ठीक है, ट्रांसलेटरी लीनियर एक ही चीज नहीं होता है। ट्रांसलेटरी मोशन लीनियर का एक स्पेशल केस है। ट्रांसलेटरी मोशन लीनियर का एक स्पेशल केस है। इसके लिए आपको लेक्चर नंबर 1 देखना चाहिए, ये सब समझना है तो। ठीक है, देखिए आगे देखिए। यहां पर अगर हम बात करते हैं इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी का, इंस्टैन्टेनियस का, यानी कि जब ये आदमी चलना शुरू किया तो यहां से यहां चला, तो इसका पूरा वेलोसिटी अगर निकालना है तो ये ऐसे निकालेंगे। लेकिन अगर किसी एक पॉइंट का वेलोसिटी निकालना है, इस आदमी का किसी एक पॉइंट का वेलोसिटी निकालना है, तो कौन सा वेलोसिटी निकालेंगे? इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। और इंस्टैन्टेनियस निकालने के लिए हम लोग क्या लिखते थे यहां पर? पहले हम लोग ये लिखते थे कि वेलोसिटी एट एवरेज, जिसमें हम लोग जो आपका टाइम का लिमिट है उसको टेंड्स टू क्या करेंगे? 0। मतलब लिमिट ऑफ टाइम टेंड्स टू 0। तो यहां से ये कितना आ जाएगा? इसको हम लोग फिर क्या लिख लेंगे? ds बाई dt, मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बाई स्मॉल टाइम। यहां पर जो टाइम है उसका हम लोग जो लिमिट्स है उसको 0 लेके चले हैं, तब ये इक्वेशन निकल करके आएगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका एवरेज। तो अब यहां से एवरेज हटा के हम लोग क्या लिख देंगे? इसको इंस्टैन्टेनियस, क्योंकि यहां पर हम लोग टाइम को बहुत छोटा लिए। बहुत छोटा टाइम मतलब कि जब ये आदमी dt, देखिए वेरी स्मॉल क्वांटिटीज को फिजिक्स में क्या बोलते हैं? dt। जैसे यहां पर डिस्प्लेसमेंट ये पूरा s हुआ, तो छोटू सा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ds। छोटू सा डिस्प्लेसमेंट ds। ठीक है, हाँ, तो ये इसका एवरेज वेलोसिटी, ये इंस्टैन्टेनियस। लेकिन ये कब होता था? जब ये आदमी किस में था? लीनियर मोशन में। अब यही आदमी अगर सर्कुलर पाथ में घूमने लगे, या इससे एलिप्टिकल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आदमी यहां पर था और ये चल के पहुंच गया यहां पर, तो ये कुछ एंगल स्वेप्ट करेगा। कितना एंगल स्वेप्ट करेगा? थीटा एंगल स्वेप्ट करेगा। ठीक है, तो अब तो भैया ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट कर रहा है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहां से यहां ये डिस्प्लेसमेंट तो कर ही रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ इस आदमी का, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। लेकिन ये क्या हो गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये एंगल स्वेप्ट कर रहा है। तो अब तो भाई यहां पर कौन सा वेलोसिटी आएगा? आपको पता है कौन सा वेलोसिटी आएगा? एंगुलर वेलोसिटी। तो अब हम लोग आते हैं किस पे? एंगुलर वेलोसिटी पे। तो हम लोग अब आने वाले हैं किस पे? एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी किस में आता है? एंगुलर वेलोसिटी आपका ये जब आदमी इसमें घूमता है, सर्कुलर पाथ में घूमता है तब, सर्कुलर या फिर एलिप्टिकल पाथ में घूमता है तब। ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी को आपको पता होगा कि ओमेगा से डिनोट करते हैं। ये सब हो सकता है आपको पुराना लग रहा हो, क्योंकि हम पहले ही ये सब बता चुके हैं, बट टॉपिक में दिया हुआ है तो फिर इसको डिस्कस करना जरूरी है। तो देखिए यहां से अगर हम लोग एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे तो आप खुद बताइए क्या होगा यहां पर सोच के। जैसे यहां पर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम था, वैसे ही यहां पर क्या होगा? चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। अच्छा, टाइम तो भाई एंगुलर नहीं होता है, टाइम तो हर जगह टाइम है। अच्छा, यहां पर ये जो डिस्प्लेसमेंट था इसको हम किससे रिप्लेस कर दिए? थीटा से। ठीक, और वेलोसिटी को किससे रिप्लेस कर दिए? ओमेगा से। वेलोसिटी को रिप्लेस कर दिए ओमेगा से। और टाइम तो भैया टाइम होता है, टाइम चाहे एंगुलर में लीजिए, लीनियर में लीजिए, हर जगह टाइम क्या होगा? टाइम होगा। टाइम तो कहीं भी चेंज नहीं कर रहा है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं इंस्टैन्टेनियस वाले का। जैसे यहां पर इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी है, वैसे ही यहां पर क्या होगा? इंस्टैन्टेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? d थीटा बाई dt। कितना हो जाएगा? d थीटा बाई dt। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको पता है कि हम लोग क्या कंसेप्ट यूज किए होंगे? यहां पर हम लोग ये कंसेप्ट यूज किए होंगे कि लिमिट, टाइम का जो लिमिट है उसको टेंड्स टू क्या किए होंगे? 0। मतलब टाइम को बहुत छोटा किए होंगे। अरे भाई, मतलब ये आदमी यहां से चलना शुरू किया, यहां पहुंचा ना,
तो जब ये आदमी यहां होगा तो इसका टाइम क्या होगा, dt। तो उस dt टाइम में इसका कितना एंगुलर वेलोसिटी है। क्लियर है? तो आप कंपेयर इसको कर पाएंगे बहुत अच्छे से। जैसे यहां पर वेलोसिटी v तो उसकी जगह ओमेगा लिखा इंस्टेंटेनियस, यहां पर ds/dt तो यहां पर d(θ/dt), करेक्ट। तो ये हुआ आपका वेलोसिटी वाला कहानी। ठीक ऐसे ही एक्सेलरेशन करेंगे हम लोग, और इधर एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग उस पर आते हैं एक्सेलरेशन पे। जल्दी से लिखिए इसको। तो चलिए गाइस, हम लोग फाइनली चलते हैं आपका एंगुलर एक्सेलरेशन की तरफ, और उससे पहले क्या समझना पड़ेगा, एक्सेलरेशन। तो पहले हम लोग यहां पर लिखते हैं एक्सेलरेशन के बारे में जल्दी से। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को आप किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। और एक्सेलरेशन का फिर वैसे ही दो फॉर्मूला। एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम। ये कब का एक्सेलरेशन है, एवरेज एक्सेलरेशन है, मतलब पूरे रास्ता का एक्सेलरेशन है। लेकिन किसी एक जगह का एक्सेलरेशन निकालिएगा तो उसको क्या लिखेगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस। और उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, dv/dt, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक, अब ये एवरेज हो गया, इंस्टेंटेनियस हो गया। ठीक है, वैसे ही यहां पर हम लोग एंगुलर वाला का बात करेंगे। यहां पर एंगुलर वाले में क्या लिखेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन में एंगुलर एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं, अल्फा। और ये अल्फा को हम लोग क्या लिखते हैं, चेंज इन। देखिए यहां पर एक्सेलरेशन को किससे रिप्लेस किए, अल्फा से। यहां पर एक्सेलरेशन को किससे रिप्लेस किए, एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कि अल्फा से। वेलोसिटी को किससे रिप्लेस करते हैं, बोलिए, ओमेगा से। तो यहां पर वेलोसिटी की जगह क्या लिखेंगे, ओमेगा, और नीचे में क्या, डेल टी। उसके बाद यहां पर इंस्टेंटेनियस का लिखेंगे। जैसे यहां पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है, वैसे यहां पर इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इस v की जगह क्या डालिएगा, v की जगह डालिएगा ओमेगा अपॉन क्या, dt। बस कुछ करना ही नहीं भाई, ये सब में तो बहुत आसान है। अब देखिए इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ये आप समझ ही गए होंगे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू डेल w को क्या लिखिएगा, डेल w फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन डेल t को t फाइनल माइनस t इनिशियल। तो ये हुआ आपका एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ठीक है, इसको जैसे हम लोग लिखते हैं ना, ये वाले को v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल। ठीक, वैसे इसको भी लिख लिया हम लोग। ठीक है, तो आप इसको कॉपी कीजिए। अब हम लोग आते हैं फाइनली रिलेशनशिप के ऊपर। ठीक है, रिलेशनशिप जो आपका है, तीन रिलेशनशिप्स, उसके ऊपर आते हैं। यहां पर एक और चीज है कि अगर आपको इस वाले को और कैसे लिख सकते हैं, ये जो फॉर्मूला है इसको आप और कैसे लिख सकते हैं। देखिए अभी हम लोग जो ओमेगा है, ये जो ओमेगा ये ओमेगा इंस्टेंटेनियस का एक वैल्यू निकाले थे। क्या निकाले थे, dθ/dt। अरे अभी निकाले थे ना भाई, ये वाला जस्ट अभी इससे पहले निकाले थे हम लोग। ये ओमेगा इंस्टेंटेनियस कितना होता है, dθ/dt, यानी कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बाई स्मॉल टाइम। गलत हो गया, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई स्मॉल टाइम। तो यहां से हम ये dθ/dt को इसमें पुट कर देते हैं। तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर हम लोग ये ओमेगा का वैल्यू डाल दे, कितना, ओमेगा का वैल्यू कितना डाल दे, dθ/dt, और यहां नीचे में क्या है, dt। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, d स्क्वायर थीटा अपॉन dt स्क्वायर। तो यानी कि आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को डबल डिफरेंशिएट ऑफ θ/dt भी लिख सकते हैं। जैसे आप ये वाला इंस्टेंटेनियस को क्या लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ds/dt, और इसका स्क्वायर और यहां पर स्क्वायर। ठीक, जैसे आप इसको ऐसे लिखते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएट, वैसे ही यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएट बाय टाइम। तो ये हुआ तरीका एक और लिखने का इसको। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग फाइनली आते हैं आपको किधर, रिलेशनशिप के ऊपर। तो अब आते हैं हम लोग रिलेशनशिप की तरफ। सो चलिए गाइस, वीडियो का जो आपका सेकंड लास्ट पार्ट है उसके ऊपर आते हैं हम लोग। रिलेशनशिप्स जल्दी से यहां पर हम लोग डिराइव करते हैं, उसके बाद फाइनली हम लोग चलेंगे जो दो क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट उसके ऊपर। तो देखिए यहां पर रिलेशनशिप हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले यहां पर है रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का रिलेशनशिप। तो उसके लिए हम लोग यहां पर एक डायग्राम लेंगे 2D, कोई बहुत भारी डायग्राम नहीं है, बहुत आसान सा है। ये x एक्सिस है एंड दिस इज y एक्सिस, और यहां पर हम लोग एक पार्टिकल मानेंगे,
ये आर इसका आपका रेडियस हो जाएगा इस पार्टिकल का, और ये पार्टिकल मान लीजिए कि मास m का है, जो कि यहाँ से एंगल ये बना रहा है θ1, और ये पार्टिकल यहाँ से ऊपर जाता है, तो ऊपर जाके यहाँ पर पहुँच गया मान लीजिए डिस्प्लेस होके, तो ये एंगल एक और क्या बन जाएगा यहाँ पर θ2। ठीक, यहाँ पर एक और एंगल क्या बनेगा इसका θ2 डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम लोग इसका डिस्प्लेसमेंट का बात करें, मान लीजिए ये इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, ऐसे जा रहा है ना भाई, अरे ऐसे गोल गोल घूमने वाला ये पार्टिकल रोटेशनल मोशन में, तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये नहीं हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इसका। अब आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे मैथ्स में, 10th में, 11th में, 12th में, ये एक फॉर्मूला पढ़े होंगे आप कि एस जैसे हम लोग लिख रहे हैं इज इक्वल्स टू आर्क थीटा, तो आर्क इज इक्वल्स टू रेडियस इंटू एंगल, इसको आप मैच कीजिए। आप पढ़े होंगे एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, अरे ये फॉर्मूला होता है एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो यहां पर आर्क इज इक्वल्स टू रेडियस इंटू एंगल नहीं लिख सकते हैं, अरे ये रेडियस को इधर भेज दीजिए, तो वही हम कि रेडियस को इस तरफ भेज दिए, और ये एंगल, तो ये एंगल ऐसे ही कैसे ही। ठीक, तो यहां पर आर्क कौन है? डिस्प्लेसमेंट, और कौन सा डिस्प्लेसमेंट? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो इस आर्क के जगह हम एस लिख लिए। ठीक, रेडियस क्या लिए है इसका? ये वाला आर, ये यहाँ स्मॉल आर लिए हम लोग। ठीक है, यहाँ भी स्मॉल आर लिख लेते हैं, कोई बहुत बड़ा डील नहीं है, इसको स्मॉल आर ले लेते हैं। तो रेडियस हम लोग यहाँ पर क्या ले रहे हैं? स्मॉल आर, रेडियस स्मॉल आर। और एंगल कितना है ये? देखिए थीटा, तो आप θ1 लिए तो θ1 ले लेते हैं। ठीक, ऐसे कर सकते हैं, या आप इसको थीटा भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, एस इज इक्वल्स टू आर थीटा, जहां पर आर का मतलब रेडियस, आर का मतलब रेडियस, थीटा का मतलब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एस का मतलब आर्क है। तो वो आर्क ही तो डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रहा है, क्योंकि पार्टिकल ऐसे 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 से घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, तो ये उसका क्या हो जाएगा? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और ये उसका कौन सा डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो इसी इक्वेशन का हम लोग यूज करके यहाँ पर v और ओमेगा के बीच, v मतलब वेलोसिटी, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, तो आपको यहाँ पर पूरा लिखना है, उसके ऊपर रिलेशनशिप ड्राइव करेंगे। तो सिंस वी नो, पहले आपको ये वाला साइड में लिख लेना है, ये वाला करके दिखाना है साइड में। ठीक है, सिंस वी नो s इज इक्वल्स टू क्या होता है? आर थीटा, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 both sides with respect to, WRT का मतलब with respect to t, टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कीजिए, तो क्या आ जाएगा? ds बाई डी टी इज इक्वल्स टू d, और यहां पर देखिए क्या हो जाएगा? d r थीटा है ना, तो r थीटा अपॉन नीचे में क्या? dt। सर दोनों तरफ डिफरेंशिएट क्यों हुआ? क्योंकि डिफरेंशिएशन का रूल है ना कि आप एक तरफ नहीं कर सकते, दोनों तरफ करना होगा, तब ना ये dt कट जाएगा, वापस वही घूम के आएगा। जैसे अगर हम इस तरफ माइनस लगाते हैं तो इस तरफ भी लगाना होगा, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहां से फाइनली कितना आ जाएगा? ये r कांस्टेंट है तो बाहर गया, और यहां हो जाएगा d थीटा बाई dt, ये हुआ d थीटा बाई dt। और इस d थीटा बाई dt को आप क्या बोलते हैं? d थीटा बाई dt को ओमेगा बोलते हैं ना, ये तो हम लोग लेके आए हैं, देखिए ये पीछे पढ़े थे ना ये लोग, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। ठीक, तो वही तो है यहाँ पर, तो इस डी थीटा बाई डी टी की जगह ओमेगा, और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो हम लोग क्या ले आए यहाँ से? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको ड्राइव कर लिए। ठीक, मतलब ये रिलेशन ड्राइव हो गया। तो इस रिलेशन की हेल्प से ये वाला रिलेशन v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा हम लोग फाइनली ड्राइव कर लिए। तो अब हम लोग आते हैं लास्ट आपका रिलेशन की तरफ, रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आप इसको कॉपी कीजिए, फिर उस पर हम लोग आते हैं। सो चलिए गाइस, फाइनल रिलेशन के ऊपर हम लोग चलते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए यहां पर ये भी बहुत सिंपल है, ये हम लोग को अभी जस्ट पता है, सिंस वी नो, अभी जस्ट हम लोग ड्राइव किए थे, दैट सिंस वी नो दैट v इज इक्वल्स टू क्या होता है? आर ओमेगा, ये पता है अभी आपको, अभी जस्ट ड्राइव किए थे हम लोग। ठीक है, तो इसका हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन 1। अब यहां पर आपको क्या करना है? डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 बोथ साइड्स, इक्वेशन 1 बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t,
टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट, तो यहां से क्या हो जाएगा, dv/dt इज इक्वल्स टू, भैया यहां भी डिफरेंशिएट होगा तो dr/dt, यहां पर ये r बाहर जाएगा, r कांस्टेंट है ना टाइम के रिस्पेक्ट में, तो r बाहर गया तो यहां आ जाएगा dω/dt। और वेलोसिटी बाई टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन, और यहां पर ये रेडियस है सही, तो ऐसे ही छाप दिए रेडियस को, ठीक। उसके बाद देखिए यहां पर dω/dt, और अभी हम लोग थोड़ा देर पहले ये चीज प्रूफ किए थे कि अल्फा यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, dω/dt। तो यहां पर dω/dt की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, अल्फा, तो a इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपका, r अल्फा। तो ये भी रिलेशनशिप यहां पर आराम से एकदम ड्राइव हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में, ये दो क्वेश्चंस आपको हम स्टार्टिंग में दिए थे, तो चलिए गाइस उसके ऊपर फाइनली डिस्कशन करते हैं। लेकिन वो क्वेश्चंस उसी को समझ में आएगा जो मेरे साथ बना हुआ है, यानी कि जो मतलब मेरे साथ बना हुआ या कहीं से भी पढ़ा हो, एंगुलर एक्सेलरेशन का कंसेप्ट, उसके बाद फिर आपका एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं, आपका एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट है ना, उसके बाद फिर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना चाहिए, ओमेगा जो हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं, ओमेगा का, अच्छा ये ओमेगा का डायरेक्शन भी होता है। देखिए आपको हम थोड़ा सा यहाँ पर समझाते हैं एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मान लीजिए कि ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, मान लीजिए नहीं है सर्कुलर पाथ, ये एक सर्कुलर पाथ है। देखिए यहाँ पर एक पार्टिकल है जिसका मास है m, और ये इसका वेलोसिटी इस तरफ है v वेलोसिटी से घूम के यहाँ पहुँचता है, और अभी भी इसका मास क्या रहेगा m, इसका वेलोसिटी कितना रहेगा v। मान लीजिए यहां पर इस एक्सिस के अबाउट ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो यहां से इसका रेडियस हम लोग ले लेंगे क्या, r, और यहां भी इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इस तरफ r हो जाएगा, ठीक है। हम लोग को ये पता, जब ये फैन घूमता है तो जो रोटेशनल मोशन है और जो सर्कुलर मोशन है उसमें क्या अंतर है वो समझना है, ठीक है। तो यहां पर वही फिर से अपना फैन दोबारा, और इसमें जो ओमेगा है वो कहाँ है, ओमेगा का डायरेक्शन और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम नहीं है, ठीक। अब मान लीजिए हम लोग ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर एक मक्खी है, यहाँ पर एक क्या है, मक्खी है, और ये फैन जब ऐसे घूम रहा है तो ये मक्खी भी फैन के साथ साथ घूम रहा है, लेकिन ये फैन इस एक्सिस के अबाउट फिक्स किया हुआ है। फैन यहाँ पर ऐसे गोल गोल घूमते हुए आगे थोड़ी जाएगा भाई, फैन तो यहीं पर घूमेगा ना गोल गोल। तो ये फैन जो है, ये पूरा फैन यानी इसका ये तीनों ब्लेड और ये फैन में यहां जो बीच में ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, ये सारा किस में है, रोटेशनल मोशन में, यानी कि ये पूरा ऑब्जेक्ट किस में है, रोटेशनल मोशन में। लेकिन अगर आप इस सिंगल मक्खी को देखिएगा तो ये मक्खी किस में होगा, सर्कुलर मोशन में। तो ये अंतर है। तो यहां पर सर्कुलर मोशन में कोई पाइवोटेड पॉइंट नहीं है। देखिए इस फैन, ये फैन जो कि किसमें है, रोटेशनल मोशन में, तो इस फैन का यहां पर देखिए पाइवोटेड पॉइंट है, ये फैन यहां पर फिक्स किया हुआ है। तो इस फैन का यहां पर पाइवोटेड पॉइंट है, लेकिन ये मक्खी जो है जिसके एक ब्लेड में है, ये उसमें क्या, उस मक्खी का क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन। इसको समझने का एक और तरीका है, जैसे मान लीजिए कि ये है आपका सर्कुलर ऑब्जेक्ट, यहां पर मान लीजिए कि ये सारा पार्टिकल्स ऐसे करके गोल गोल घूम रहा है। तो यहां पर अगर हम लोग यहां पर एक छोटा सा मार्क ले लें, तो ये मार्क ऐसे घूम करके जब यहां आएगा, एक छोटा सा हम लोग यहां पर निशान ले लेते हैं, तो ये निशान जब ऐसे घूमेगा तो इस निशान का यहां पर क्या होगा, सर्कुलर मोशन, और ये पूरा ऑब्जेक्ट जो घूमेगा उसका क्या होगा, रोटेशनल मोशन। तो यहां पर हम लोग सिंपल वर्ड में क्या बोल सकते हैं, रोटेशनल और सर्कुलर में अंतर। रोटेशनल मोशन always takes place for a rigid body, ऑब्वियसली रिजिड बॉडी, या फिर आप लिख सकते हैं फॉर एन ऑब्जेक्ट, या फिर फॉर अ बॉडी, मतलब एक सिस्टम के लिए यहां पर क्या होता है, रोटेशनल मोशन। लेकिन जो आपका सर्कुलर मोशन है वो किसी एक पॉइंट मास का होता है, जैसे ये मक्खी एक छोटू सा पॉइंट मास हुआ, तो इस पॉइंट मास का भी क्या हो रहा होगा, सर्कुलर मोशन। लेकिन जब आपको रोटेशनल मोशन का बात करना है तो आपको पूरा ऑब्जेक्ट को यहां पर फिक्स करके घुमाना पड़ेगा। क्लियर है सबको, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे सर्कुलर के बारे में, कि सर्कुलर मोशन कैन बी ऑफ अ पॉइंट मास, सर्कुलर मोशन कैन बी सीन, सर्कुलर मोशन कैन बी सीन बाई द पॉइंट मास। पॉइंट मास को हम लोग अगर देखें तो पॉइंट मास किसमें, सर्कुलर मोशन में।
पॉइंट मास मतलब बहुत छोटा सा पार्टिकल, जैसे कि ये मक्खी, ठीक है, तो ये मक्खी पॉइंट मास है जो कि सर्कुलर मोशन में है। तो ये हुआ आपका रोटेशनल और सर्कुलर में डिफरेंस, ठीक है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं वीडियो का फाइनल पार्ट में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपका सन है, वो सन है और जो अर्थ है, जब अर्थ सन से नजदीक होता है तब अर्थ तेज घूमता है, ठीक है। ऐसा कैसे होता है उसके ऊपर आएंगे, तो आप इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो की तरफ। सो चलिए गाइस, फाइनली हम लोग लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो की तरफ आते हैं और समझते हैं यहां पर कि क्या कहानी होता है आपका इसमें सन और अर्थ के बीच में। तो यहां पर सबसे पहले जो आपका अर्थ है वो किस में रिवॉल्व करता है, एलिप्टिकल पाथ में। चलिए हम लोग यहां पर उसको बनाते हैं। ये मान लीजिए कि आपका एलिप्टिकल पाथ है, ठीक है, जिसमें यहां पर ये अर्थ है और ये बीच में क्या होगा, सन, बीच में यहां सन होगा और दोनों के बीच का हम लोग रेडियस, चलिए ये वाला रेडियस को हम लोग R1 लेते हैं, दिस रेडियस इज R1। और जब ये अर्थ घूम करके यहां पहुंचता है तो इस रेडियस को हम लोग ले लेते हैं R2, ठीक। और यहां का एंगुलर मोमेंटम, अच्छा एक चीज आपको क्लियर है ना, अगर हम यहां का एंगुलर मोमेंटम लेते हैं L1, यहां का एंगुलर मोमेंटम लेते हैं L2, तो यहां पर ये जो एंगुलर मोमेंटम L1 है वो बराबर होगा L2 के और बराबर होगा L के, और एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट। ये चीज अगर आपको जानना है तो आप पिछला वाला लेक्चर देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 3, उसमें बहुत अच्छे से कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को डिस्कस किया हुआ है ना, बहुत डिटेल में। तो हमको ये जानना है कि यहां पर देखिए सबसे पहले v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी रिलेशन के हेल्प से आप यहां पर समझ सकते हैं बहुत आराम से, और ये वाला चीज भी समझ सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कैसे कांस्टेंट है। एंगुलर मोमेंटम इस रिलेशन से तो हालांकि आपको ये आना चाहिए फॉर्मूला, L इज इक्वल टू क्या होता है, L इज इक्वल टू क्या होता है, आई ओमेगा। तो इसके हेल्प से भी आपको समझा सकते हैं, यहां पर आई का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला भी आना चाहिए आपको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, mr²। तो ये सारा चीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर खैर तो पूरा लेक्चर बनाना है, लेकिन जो पिछला वाला लेक्चर था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो आपको देखना चाहिए। अब सुनिए, अब यहां पर अगर हम लोग यहां पर ध्यान दें, इस वाले पे हम लोग देखिए यहां पर कौन सा स्पीड का बात कर रहे हैं, एंगुलर स्पीड का, यानी कि ओमेगा का। ओमेगा को हम लोग एंगुलर स्पीड भी बोल सकते हैं ना, जैसे हम लोग वेलोसिटी को स्पीड भी बोलते हैं अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करें, वैसे ही ओमेगा को हम लोग एंगुलर स्पीड बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक। तो आप ध्यान दीजिए यहां पर अर्थ का, यहां पर अर्थ का देखिए ओमेगा और आर में क्या रिलेशन है, ओमेगा और आर में क्या रिलेशन है, सोच के बताइए। यहां पर अगर हम लोग ओमेगा और आर में रिलेशन देखें तो V बाई आर इज इक्वल्स टू ओमेगा, यानी कि जो ओमेगा है वो आर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो गया, यहां पर दिख रहा होगा आपको, ये वीडियो में विजिबल होगा, हाँ विजिबल है। ओमेगा और आर में कैसा रिलेशन है, इनवर्सली का, यानी कि अगर ओमेगा बढ़ेगा तो आर का वैल्यू घटेगा, ठीक। अब ध्यान से यहां पर देखिए R1 बड़ा है, ये R1 बड़ा है, ये R2 छोटा है, तो R1 और R2 में कौन बड़ा है, R1, और R2 छोटा है। तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 में अगर हम लोग कंपेयर करें तो कौन बड़ा होगा, यहां पर कौन बड़ा होगा, ओमेगा 2। क्यों ओमेगा 2 बड़ा होगा, क्योंकि आपको क्लियर होगा यहां का रेडियस छोटा, तो यहां का जो एंगुलर स्पीड है वो क्या होगा, बड़ा। क्यों भाई, क्योंकि एंगुलर स्पीड और जो रेडियस है उसमें कैसा रिलेशन है, इनवर्सली का। तो यहां पर रेडियस छोटू, तो ये जो ओमेगा है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए देखिए यहां पर हम लोग कंपेयर किए हैं कि रेडियस यहां का बड़ा है तो यहां पर अर्थ का स्पीड, कौन सा स्पीड, एंगुलर स्पीड कम हो गया होगा, और जब अर्थ यहां पहुंचा होगा तो उसका एंगुलर स्पीड, यानी कि जहां पर इसका स्पीड क्या होगा अर्थ का, ओमेगा 2, तो यहां अर्थ का स्पीड बढ़ गया होगा। यानी कि जब अर्थ सन के नजदीक होता है तो उसका स्पीड ज्यादा होता है एज कंपेयर जब अर्थ उससे सन से दूर होता है तब का, ठीक है। तो ये कहानी हुआ आपका एंगुलर स्पीड वाला। अब देखिए यहां पर जो हम लिखे हैं कि ये जो एंगुलर मोमेंटम है, ये जो एंगुलर मोमेंटम है यानी कि L, ये थ्रू आउट द पाथ कांस्टेंट होता है। मतलब जितना एंगुलर मोमेंटम यहां पर होगा उतना ही एंगुलर मोमेंटम अर्थ का यहां पर होगा। एक ही चीज अर्थ का यहां पर ऐसा है कि क्या है, कंजर्व एंगुलर मोमेंटम। अब कैसे, तो इस फॉर्मूला से समझेंगे हम लोग, ये वाले फॉर्मूला से। अब ध्यान दीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, मान लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग I1 निकालते हैं। I1 कहां का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यहां का, इस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, I1, क्योंकि यहां का एंगुलर मोमेंटम L1 लिए है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, mr1²। अरे भैया यहां का रेडियस कितना है, R1, तो यहां का रेडियस हम लोग क्या लेंगे, mr1 का स्क्वायर, ठीक। तो यहां से अगर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, mr1 ना।
तो अगर हम लोग I2 निकाले यहां से, अगर हम लोग I2 निकाले तो कितना आ जाएगा, mr2 का स्क्वायर। अब आप खुद सोच के बताइए कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा होगा। यहां पर आप कंफर्मली बोल सकते हैं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 होगा वो बड़ा होगा किससे, I2 से। क्यों I1 बड़ा होगा I2 से, क्योंकि इसका रेडियस बड़ा। देखिए रेडियस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कैसा रिलेशन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस में डायरेक्टली का रिलेशन है। तो रेडियस यहां बड़ा है तो यहां का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, बड़ा। तो यानी कि यहां पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अर्थ का वो बड़ा होगा, और यहां पर अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कम होगा। लेकिन एक और बात है, ω1 और ω2 में कौन बड़ा है, ω2। देखिए अभी हम लोग प्रूफ किए हैं, तो अब ध्यान से चेक करिए, यहां अगर हम लोग L1 निकाले तो L1 का फॉर्मूला क्या है, I1 ω1, और अगर हम लोग L2 निकाले तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, I2 ω2। ये फॉर्मूला होगा I2 ω, ये ω1 ये ω2। ठीक, अब आप चेक कीजिए, जो देखिए जो यहां पर छोटा है ना, जो क्वांटिटी इन दोनों में से छोटा है उसको हम रेड से डिनोट कर रहे हैं, रेड पेन से। तो यहां पर I1 और ω1 में कौन छोटा है, ω1 छोटा है, और I2 और ω2 में कौन छोटा है, I2। देखिए I2 छोटा हुआ ना, कैसे छोटा हुआ, देखिए यहां पर समझाया हुआ है। क्योंकि देखिए I2 छोटा इसलिए क्योंकि भैया यहां का रेडियस छोटा है, तो यहां का रेडियस कम है, तो यहां का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, कम रहेगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, अच्छा, तो यहां का ω1 कम हुआ और यहां का क्या कम हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बड़ा कौन है यहां पर, इस वाले में बड़ा कौन है, ऑब्वियसली यहां पर I1 बड़ा है, तो हम लोग यहां पर I1 को क्या मार्क करेंगे, बड़ा, और ये क्या है, छोटा। ये भी बड़ा है इसमें, तो ये बड़ा ये छोटा, तो एक दूसरे को ये लोग क्या कर दिया, कंपनसेट, और यहां पर ये बड़ा ये छोटा एक दूसरे को कंपनसेट कर दिया। यानी L1 और L2 का वैल्यू क्या होगा, बराबर। क्यों बराबर होगा, मान लीजिए कि आपका I1 मान लीजिए 10 है, I1 मान लीजिए 10 है, तो ω1 कितना होगा, 5। ठीक, अब नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, ये एग्जांपल है, मान लीजिए कि आपका I2 है 5, तो ω2 आप खुद बताइए कितना होगा, 10, ω2 कितना होगा, 10। ऐसे करके ये लोग कंपनसेट किया है। कैसे कंपनसेट किया आपको समझ में आया होगा। अरे भैया I1 कितना डालिए, 10, और ω1 तो कम है ना, ω1 कम है तो उसको कितना डालिएगा, 5, और यहां पर I2 छोटा है तो यहां I2 कितना डालिएगा, 5, और ω2 बड़ा है तो उसको कितना डालिएगा, 10। तो यहां भी एंगुलर मोमेंटम 50 और यहां भी 50, यानी कि एंगुलर मोमेंटम अर्थ का हर पॉइंट पे क्या रहता है, कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर चेंज करता है तो ओमेगा भी चेंज, मतलब दोनों साथ में चेंज करता है, और दोनों एक दूसरे को कंपनसेट करके अर्थ का एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट कर देता है। लेकिन अर्थ का जो एंगुलर स्पीड है वो वेरिएबल होता है। क्यों, क्योंकि देखिए इस फॉर्मूला से पता चला, ठीक है, और हम लोग को फाइनली ये पता चला कि जब अर्थ नजदीक रहेगा सन के तो उसका स्पीड ज्यादा होगा। तो ये पूरा लेक्चर हुआ गाइज यहां पर रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस के। अगला लेक्चर जो आएगा वो आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर। तो बने रहिए गाइज और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। ओके गाइज, थैंक यू।